नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर हरिद्वार से, जहां पर गंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। बड़ा हादसा होते होते टल गया। उत्तरी हरिद्वार के सप्त ऋषि क्षेत्र में कबीर कुटीर घाट के पास गंगा के बीच बने टापू पर 21 लोग फंस गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तेज बहाव में फंसने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और जल पुलिस मौके पर पहुंची। राफ्टिंग बोट और रस्सी की मदद से जल पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल इस क्षेत्र में लोगों से गंगा में स्नान के लिए मना किया जाता है। बावजूद इसके लापरवाही करते हुए लोग यहां पर स्नान के लिए पहुंचते हैं। यहां पर गंगा की नील धारा बहती है, जहां के घाट सुरक्षित नहीं है और अक्सर यहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर हर की पैड़ी पर एक्स मुस्लिम यात्रा पहुंची और यात्रा में शामिल लोगों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया। यूपी के बिजनौर जिले से हरिद्वार पहुंची थी ये एक्स मुस्लिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही। सभी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। हर की पैड़ी पर पहुंची एक्स मुस्लिम यात्रा। जिन लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है उन्हें भी जीने का एक अधिकार मिले, क्योंकि इस्लाम छोड़ने वालों की सज़ा इस्लाम में मौत के सिवा कुछ नहीं है। प्रक्रिया कुछ नहीं की, अपने गंगा जी को प्रणाम किया। हमारी माँ है गंगा। वहीं हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एक्स मुस्लिम यात्रा पर गंगा सभा ने विरोध दर्ज कराया है। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम का कहना है कि यात्रा में शामिल लोगों ने मुस्लिम टोपी लगाई थी और उन्होंने हमारे पवित्र स्थल की मर्यादा को भंग किया है और पैड़ी और सनातन को बदनाम करने की नीयत से ये करतूत की गई है। गंगा सभा के अध्यक्ष ने कहा कि दोषियों के खिलाफ लोगों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज होना चाहिए और इस यात्रा की परमिशन देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। पुलिस एक वीडियो के माध्यम से जब हमने गंगा सभा के पदाधिकारियों ने देखा कि वो लोग हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में आए और उन्होंने मुस्लिमों के प्रतीक चिन्ह टोपी वगैरह सब लगा रखी थी, जिससे कि स्पष्ट हो रहा था कि वह निश्चित रूप से हमें अपमानित करने के लिए वहां पर आए हैं। जिस क्षेत्र के अंदर लिखा है कि अहिंदू प्रवेश निषेध, वह उस क्षेत्र के अंदर टोपी लगा करके आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका ध्येय हमें अपमानित करने का था, हमारी मान मर्यादा को, हमारे तीर्थ की मर्यादा को भंग करने का था। यह एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया। ऐसे कालनियों के खिलाफ संत समाज को बहिष्कार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और उस प्रशासन को भी संज्ञान लेकर, हम तो उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे ही, लेकिन प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने गुमराह करके ये भड़काने का काम, हिंदू आस्था वालों को भ्रमित करने का काम किया। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने मांगी है माफी। किसी दूसरे कारण के चलते खुद को उन्होंने परेशान बताया और दूसरे का गुस्सा मंच पर निकल गया, ये उन्होंने कहा है। मासूम शर्मा ने अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता हूं, मासूम शर्मा का ये कहना है। डीएवी कॉलेज में वार्षिक शासन समारोह के दौरान हरियाणा के गायक मासूम शर्मा के द्वारा प्रस्तुति के दौरान कुछ अवरोध भाषा का प्रयोग किया गया था। यह प्रकरण थाना गालाघाट से संज्ञान में आ गया है और इसके संबंध में विस्तृत जांच जो है थाना पुलिस के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। जांच के दौरान जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे तदनुसार आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। देहरादून में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा स्थल पर पहुंचे, व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए सभी इंतजाम समय पर और सुचारू रूप से पूरे करने के निर्देश दिए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ मौजूद रहे और तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था और जन सुविधाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर प्रशासन और पार्टी संगठन पूरी तरह सक्रिय है।
14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्मी के जसवंत सिंह ग्राउंड से जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सर, प्रधानमंत्री के इस दौरे को किस तरह आप देख रहे हैं? ये दौरा बहुत ऐतिहासिक है, उपलब्धि भरा है और प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने उत्तराखंड में हर क्षेत्र में विकास को एक नया आयाम दिया है। 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं यहाँ चल रही हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें यहाँ पर बनी हैं जिसके कारण से 4 धामों में जाना आसान हुआ है। आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ हुई है, शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है। हमारे राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुला है। लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाएं, चाहे वो देहरादून में सौंग डैम हो, चाहे सौंग डैम हो या हमारा लखवाड़ बांध हो या उसके साथ साथ जो है जमरानी बांध हो, उन सबको स्वीकृति मिली है। शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है और अब ये बहुत बड़ा उपलब्धि भरा ये प्रधानमंत्री जी का इस बार का आगमन है, जिसमें देहरादून और दिल्ली की दूरी मात्र 2 से ढाई घंटे की होने वाली है। इससे यहाँ के किसानों को, व्यापारियों को, आम नागरिकों को, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, सबको बहुत सुविधा होने वाली है। और विशेषकर जो देहरादून देश भर के लोग आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, मसूरी आते हैं, उन सबको बहुत सुविधा होने वाली है। उनका सफर आसान होने वाला है। बहुत बड़ी उपलब्धि। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड समेत 3 राज्यों को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के रूप में एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। खासकर उत्तराखंड के लिए इसको इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जो डिस्टेंस अभी तक 5 से 6 घंटे में तय होती थी, अब वो 2.5 घंटे में तय होगी। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। इस बीच न्यूज़ 18 के पास कुछ खास तस्वीरें सामने आई है। जंगली जानवर बिना किसी रुकावट के एक्सप्रेसवे के नीचे से एक जंगल से दूसरे जंगल में आवाजाही कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर यूपी के गणेशपुर से लेकर उत्तराखंड सीमा तक लगभग 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया गया है। इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश के शिवालिक फॉरेस्ट डिवीजन के बीच इस तरह से बनाया गया है जिससे वन्य जीवों की आवाजाही प्रभावित न हो। पहले नदी और उसके साथ गुजरने वाला व्यस्त हाईवे वन्य जीवों के मूवमेंट में बड़ी बाधा बनता था, जिससे दोनों जंगलों के बीच प्राकृतिक संपर्क लगभग टूट गया था। हल्द्वानी में आयोजित अवेयरनेस रन फॉर ड्रग फ्री उत्तराखंड कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे। सीएम ने नशा मुक्ति का संदेश दिया। नशा मुक्ति अभियान में 3000 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। मैराथन में हिस्सा लेकर दिया नशा मुक्ति का संदेश। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के नशा मुक्त प्रदेश को बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि एक संदेश जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा नशे को ना कर रहा है और जीवन को हाँ कर रहा है। मेरा अनुरोध रहेगा कि अतिशीघ्र हम यहाँ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये समाज को भीतर से कमजोर करने वाली एक गंभीर और एक भयावह चुनौती है। कब इसकी नशे की चपेट में हमारे युवा आ जाते हैं, मजाक करते करते हंसी खेल में कितना आगे बढ़ जाते हैं कि वहां से लौटकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति की चेतना, उसके विवेक और निर्णय लेने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर उसके उज्जवल भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति केवल अपना ही नुकसान नहीं करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार और उनकी खुशियों की संभावनाओं को पूरी तरह से संकट में डाल देता है।
देहरादून में जय भीम जय हिंद सम्मेलन के जरिए कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद कर दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर आयोजित इस सम्मेलन में कन्हैया कुमार बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधते नजर आए। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस दलितों और युवाओं के साथ को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। हमको उत्तराखंड का हित करना है। उत्तराखंड का हित इस बात में है कि उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को उनके फसल का दाम मिले, हर तरह के जो लोग हैं, हर समाज, हर वर्ग के जो लोग हैं उनको भागीदारी मिले और विकास का सारा लाभ जो है वो प्रधानमंत्री के दोस्त के तिजोरी में नहीं, वो उत्तराखंड के लोगों की जेब में पहुंचे। युवा हमारी ताकत है और युवाओं ने देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में बड़ी भूमिका रही है और युवा हमारा भविष्य है। और मैं देख रहा हूँ युवाओं का रुझान कांग्रेस की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस बात का संकेत है युवाओं ने मन बना लिया है उत्तराखंड में भाजपा को परास्त करने का, बेदखल करने का। पूर्व सीएम हरीश रावत का सियासी अवकाश समाप्त हो चुका है। प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर आई प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से उन्होंने दौरे के अंतिम दिन शनिवार को मुलाकात की। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कटाक्ष किया कि हरीश रावत और उनकी प्रभारी की आपस में बनती नहीं है। मुलाकात केवल दिखावे की मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अब समझ गए हैं कि उत्तराखंड में तीसरी बार भी बीजेपी को आने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए अब वो एक बार फिर से अवकाश पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का हरीश रावत के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पलटवार में हरीश रावत ने कहा कि महेंद्र भट्ट को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। उनकी पार्टी में ये क्या चल रहा है सब देख रहे हैं। ये लगता है कि हरीश रावत जी की प्रभारी जी से शायद या तो बनती नहीं या कोई नाराजगी है और जब वो जाने लगी तो एक क्योंकि दिखाने के लिए, शिष्टाचार दिखाने के लिए उनकी भेंट हुई होगी। हरीश रावत जी का मौन कल अगर समाप्त हो गया है, कुछ दिन बाद दोबारा फिर एक मौन वो तैयार करेंगे और क्योंकि अब उन पर मौन रहने के अलावा कोई विकल्प बचता भी नहीं है और हरीश रावत जी अब इतने बड़े नेता हो गए हैं को भी समझते हैं कि पुष्कर धामी को रोकना कोई उसका कांग्रेस पे कोई विकल्प है नहीं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैंने देखी नहीं। और भट्ट जी को अपनी चिंता करनी चाहिए, उनकी पार्टी में क्या हो रहा है उसकी चिंता करनी चाहिए। देखिए तो इतने बड़े बड़े सीनियर लोग, पांडे जी, दूसरे लोग जो है क्या कह रहे हैं, उनकी चिंता करें। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हाल ही में 5 दिन के दौरे पर रही। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ संदेश दिया कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन पार्टी दफ्तर के अंदर जो चल रहा है उसकी चर्चा अब बाहर तक पहुंच गई है। यहां पर मुद्दा न संगठन का है, न आंदोलन का, बल्कि कुर्सी और मेज की दिशा का है। देखिए। राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का पार्टी ऑफिस में बैठने का दिन निर्धारित होता है, लेकिन कांग्रेस में महिला प्रवक्ताओं के सीटिंग अरेंजमेंट इन दिनों खासा चर्चाओं में है। 2 दिन पूरब तो 2 दिन कमरे में लगने वाली ये कुर्सियां दक्षिण दिशा में दिखती हैं और इसकी वजह भी बेहद दिलचस्प है। टेबल को अलग अलग दिशाओं में खिसकाकर बाकायदा बैनर भी अलग अलग साइड लगाया जाता है। महिला प्रवक्ताओं की आपसी टशन के चलते सोमवार मंगलवार को कुर्सी की दिशा एक तरफ तो बुधवार और गुरुवार को कमरों में कुर्सी मेज की दिशा बदल जाती है और इसके लिए बाकायदा ऑफिस कर्मचारियों को रात में ही बता दिया जाता है और इसके पीछे के तर्क भी बेहद दिलचस्प है। एक को वास्तु दोष लगता है तो दूसरे को लगता है कि इसी जगह बैठकर 2017 और 2022 का चुनाव पार्टी हार गई। देखिए, सुपरस्टिशियस कुछ लोग होते हैं ना, सुपरस्टिशियस होते हैं, तो कुछ लोग मुझे लगता है कि वास्तु में ज़्यादा भरोसा करते हैं, बट उसी वास्तु की वजह से
17 से लेकर 22 तक हम जो है बाहर रहे सत्ता से, और कुछ लोग सिर्फ काम पे भरोसा करते हैं। तो जो लोग काम पे भरोसा करते हैं वो 5 दिन जैसे सीट रहती है उस पर अपना कार्य करते हैं। जो लोग वास्तु पे भरोसा करते हैं वो उस वास्तु के हिसाब से कार्य करते हैं। ये छोटी सी बात है, इसमें कोई मुद्दा तो है नहीं। 12 साल मुझे हो गए अब कांग्रेस पार्टी में सक्रिय सदस्यता लिए हुए, और मैं इसी डायरेक्शन में जिसमें मैं बैठती आई हूँ उसी में बैठती हूँ। मुझे नहीं मतलब है कि मेरे पीछे से कौन कहाँ बैठ रहा है, किस दिशा में बैठ रहा है, बट मुझे वास्तु का क्योंकि ज्ञान है बाकी दूसरी चीजों के अलावा, तो बहुत मेरा इंटरेस्ट भी है वास्तु में, मैं बहुत पढ़ती भी हूँ वास्तु को, तो मैंने वास्तु के हिसाब से ही अपनी कुर्सी और अपनी टेबल लगाई हुई है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। हालांकि साथी कार्यकर्ताओं को भी इससे परेशानी तो होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मनमुटाव चलते रहते हैं, लेकिन किसी में भी मनभेद नहीं है। कांग्रेस वैसे भी एक परिवार है, और परिवार के अंदर कहीं अगर छोटी मोटी जो है अगर बात हो जाती है या कहीं मतभेद हो जाता है तो इसको जो है मनभेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परिवार में छोटी मोटी चीजें लगी रहती हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, 2027 में कैसे कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की सत्ता में लाना है, कैसे भाजपा की जन विरोधी नीतियों को बेनकाब जनता के बीच करना है। वैसे वास्तु दोष को कई लोग मानते हैं तो कई अपना कंफर्ट जोन भी देखते हैं, लेकिन कांग्रेस में हर हफ्ते 4 दिन तक चलने वाला कुर्सी मेज की दिशा बदलने का सीन पार्टी वर्कर्स में ही चर्चाओं में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, अगली खबर है देहरादून से, जहां पर जवालपुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार सुरेश राठौर टोना टोटके से परेशान हैं। दरअसल पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। अब उनका दावा है कि कार पर कोई पुतला रखकर टोटका करके चला गया है। सोशल मीडिया पर सुरेश राठौर ने ये पूरी जानकारी दी है। आपको बता दें कि ये वही सुरेश राठौर हैं जो लंबे वक्त से उर्मिला सनावर नाम की महिला के साथ चर्चाओं में बने हुए हैं। उर्मिला सनावर नाम की महिला राठौर पर अपने पति होने का दावा करती रही हैं। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। नैनीताल के घटगढ़ में शराब दुकान खोलने के खिलाफ दिया गया धरना। धरने में शामिल महिलाओं ने जमकर की नारेबाजी। रुद्रपुर में 1092 करोड़ की लागत से बन रही रिंग रोड का 98% काम पूरा हुआ। दिल्ली से नैनीताल जाने में बचेंगे 30 मिनट। उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक के गंगाड़ ग्राम पंचायत में आज बहुउद्देशीय शिविर का हुआ आयोजन। लोगों की आई 33 शिकायतें, जिसमें ज्यादातर का मौके पर निपटारा। ऋषिकेश में बने उत्तराखंड के पहले फाइबर ग्लास पुल में बजरंग सेतु की क्वालिटी पर उठे सवाल। फुटपाथ का कांच एक बार फिर से क्षतिग्रस्त। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर शनिवार को प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की है। 20 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। बद्रीनाथ धाम में यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। पैदल रास्तों को ठीक किया जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा बद्रीनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। टिहरी झील के किनारे आयोजित पुलिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आज भव्य समापन हुआ। कई दिनों तक चले इस आयोजन में देश भर से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रुद्रपुर की ओमैक्स समिति के सामने स्थित गेहूं के खेत में एक युवक का शव पेड़ पर लटकता हुआ मिला। हड़कंप मच गया, पुलिस कर रही जांच। चक्राता जौनसार बावर में बिस्सू पर्व का शंखनाद हो गया है। पूरे जौनसार बावर स्थित रमवाई, जौनपुर और हिमाचल के सिरमौर में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। काशीपुर के चैती मेले में चंपावत की पारंपरिक मिठाई आकर्षण का केंद्र बनी है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को भी मिठास के साथ मेले में आने वाले लोगों तक पहुंच रही है। और एक बड़ी खबर, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने मांगी है माफी। किसी दूसरे कारण के चलते खुद को परेशान बताया, दूसरे का गुस्सा मंच पर निकल गया, ये कहना है मासूम शर्मा का। किसी को अगर ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं, मासूम शर्मा ने कहा है।
और दूसरे का गुस्सा मंच पर निकल गया, ये उनका कहना है। गाली गलौज करते हुए मासूम शर्मा नजर आए थे, मंच से ही गाली गलौज करना शुरू कर दी थी। राम राम दोस्तों, मैं तेरा अपना देसी कलाकार मासूम शर्मा। और भाई मैं देहरादून कॉन्सर्ट में आया था। रात को मैं हयात देहरादून में रुका हुआ था। वहाँ पे एक बदमाश नीचे चक्री काट रहा था। मेरे को मेरी टीम ने भी बता दिया था, लेकिन मैं सोचा वैसे ही घूमने आया होगा, हो सकता है वो भी रुक रहा हो, कोई बात नहीं। लेकिन 1 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया मेरे चाचा के लड़के का अमेरिका से। उसके पास उसने फ़ोन करा, मेरे पास नहीं करा। उसको उल्टा सीधा बोला, तो हम सो भी नहीं पाए पूरी टीम, तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में हम रहे। तो रात भर से स्ट्रेस था और मैंने जब फ़ोन करे तो उसने फ़ोन नहीं उठाए। तो वो गुस्सा गलती से वो मेरा स्टेज पे लिकट गया। और अगर किसी भी भाई बहन को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देहरादून के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के मंच से आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि छात्र संघ जैसे शैक्षणिक कार्यक्रमों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ कार्यक्रम की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि छात्रों पर भी गलत प्रभाव डालती हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया। देखिए, डीएवी कॉलेज जो है इस प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है और उस शिक्षण संस्थान में स्वाभाविक बात है कि हम कार्यक्रम करते हैं और जिस तरीके से कार्यक्रम में कोड भाषा का इस्तेमाल किया है इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में एक मंदिर के पुजारी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। रविवार सुबह भोगपुर गांव के एक निजी मंदिर में 65 साल के राजवीर का शव खून से लथपथ हालत में मिला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले 3-4 महीने से भोगपुर के संजय सैनी के एक निजी मंदिर में साफ सफाई और दिया जलाने का काम करता था। मृतक यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक शनिवार शाम को एक मृतक राजवीर को सही सलामत देखा गया, जबकि रविवार सुबह उसका शव मिला। हत्या के लिए मृतक के सिर पर वार किया गया है। हत्या क्यों हुई और किसने की, पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। उसको कुछ लोगों ने रात में आकर के उसकी हत्या कारित कर दी थी। इस सिलसिले में यहाँ पर आया। तो कोई तहरीर वगैरह आई मिली है सर इसमें? हाँ, इस संबंध में जो जिनके मंदिर में जी संजय सैनी जी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी है। तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस गिरोह का खुलासा हुआ है। बाहरी राज्यों से फर्जी लाइसेंस बनाकर उत्तराखंड में रजिस्टर कर असली तरह का से इस्तेमाल इसको किया जाता था। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से एक फर्जी शस्त्र लाइसेंस बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि लाइसेंस अमृतसर से जारी किया दिखाया गया है और पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। कई जिलों में ऐसे फर्जी लाइसेंस होने की आशंका है। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। नगर निगम की टीम ने हरिद्वार के अलकनंदा घाट, बिरला और विष्णु घाट, साथ ही हाथी पुल समेत कई स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान तमाम ठेली, रेहड़ियां और प्लास्टिक की अवैध कैनों को भी नगर निगम की टीम ने जब्त किया। दरअसल चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही पूरे शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों को भी प्रशासन सख्त चेतावनी दे रहा है। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।